हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है एज पर द शेड्यूल। आज का ये वीडियो होने जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी से। जी हाँ, अभी फिलहाल में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं रिगार्डिंग द फार्मासिस्ट डीआई, इन सभी सब्जेक्ट्स में, इन सभी एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी हर किसी एग्जाम में आप देख सकते हैं। इवन एमपी में भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हुए भी थे जिसमें माइक्रोबायोलॉजी को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया था। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बनते रहते हैं। तो हम टोटल 2 पार्ट में माइक्रोबायोलॉजी कवर अप करेंगे। पहला पार्ट आज डिस्कस करेंगे और अगला पार्ट एज पर योर शेड्यूल अगले समय डिस्कस करना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से मिलते हैं तो देखिएगा DSSB 2019 पेपर 1 का ये पेपर है, जिसमें से द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यहाँ से क्वेश्चन है, देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वेजरमेंट टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वेजरमेंट टेस्ट किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है ये हमें बताना है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए किया जाएगा, साइफिलिस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या टाइफॉइड के लिए किया जाएगा। चलिए, पहले तो आपको बाकी सारे डिजीज के डायग्नोसिस आने चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बात करते हैं तो कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है? स्किन टेस्ट, ठीक है, टीबी स्किन टेस्ट के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। टाइफॉइड के लिए भी फीवर टेस्ट, या डायरेक्टली हम ब्लड सैंपल से भी इसके टेस्ट कर सकते हैं। साइफिलिस किसका टेस्ट किया जाता है? साइफिलिस का तो आ जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मेथड। ये इनका प्रिंसिपल है, ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मेथड इसका प्रिंसिपल है। टेस्ट का नाम क्या है? वेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। वेजरमेंट टेस्ट से क्या करेंगे? साइफिलिस का डायग्नोसिस करते हैं। साइफिलिस क्या है? तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। इसे हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो अगला DSSB 2021 का क्वेश्चन है। द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड। एल ग्लूटामिक एसिड इसका प्रिपरेशन किस मेथड के द्वारा हो पाता है? केमिकल सिंथेसिस, फर्मेंटेशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन। तो देखिए बहुत इजी है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज इनमें से किस में यूज हो रहा है? एज अ कार्बन सोर्स। क्या आ जाएगा? फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? एज अ कार्बन सोर्स, ठीक है, कार्बन सोर्स के तौर पर ग्लूकोज का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और ग्लूटामिक एसिड कैसे, किससे बन रहे हैं? अगर इस कल्चरल मीडिया में हम फर्मेंटेशन करते हैं तब जाकर ईस्ट के प्रेजेंस में या किसी डिकम्पोजर के प्रेजेंस में अगर हम इसका फर्मेंटेशन करवा रहे हैं तब लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? ग्लूटामिक एसिड। कैसा? एल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द विटामिन यूज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है? ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ स्टिमुलेटर के नाम से जान सकते हैं। 2021 का क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा क्या होता है ये आपको बताना है। क्या डिजीज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा? तो देखिए नाम से कंफर्म हो जाएगा। टिटेनी से टिटेनस कहाँ से आते हैं? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे बॉडी में कैसे अटैक करते हैं? वाया द इंजुरी। मेनली बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा, इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं। अगर किसी लोहे के कोई धातु है, चाहे वो कील है या कुछ भी है लोहा का, अगर खेलते समय आपको उस लोहे से कट लग गया और अगर उस लोहे में जंग लगा हुआ है, रोस्टेड आयरन है, और वो आपके बॉडी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है तो वहां से टिटेनस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस टिटनेस से बचने के लिए टिटनेस के वैक्सीन तुरंत लगवाने का सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब इसे ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? पैरिडॉक्सिन, रिबोफ्लाविन, टोकोफिरॉल या नियासिन। क्या जाएगा? रिबोफ्लाविन ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। रिबोफ्लाविन विटामिन B2 के नाम से भी जिसे जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। आगे देखते हैं। द आरएनए वायरस दैट कॉजेस कैंसर। कैंसर, कैंसर के बारे में हमें बताना है। कौन सा ऐसा आरएनए वायरस है जो ह्यूमन बॉडी में
क्या करवा रहा है, कैंसर कॉज करवा रहा है, कैंसर कॉजिंग आरएनए वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस या ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे लिए, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ल्यूकेमिया वायरस, अगर आपने इस वर्ड को ध्यान दिया होगा यहीं से आप कंफर्म कर लेंगे ल्यूकेमिया है, इट मींस डायरेक्ट आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कैंसर वायरस के साथ। ठीक है, कैंसर वायरस किसके द्वारा होगा तो ध्यान रखना है टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एसोसिएटेड विथ, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं भैया, जब भी आप फंगस पढ़ेंगे तो फंगस या फंगी जो भी बोलो दोनों सेम है, जब भी इनका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पर आपको ये टर्म्स सुनने को मिलेगा, स्पोरेंजियोस्पोर। इसके अंतर्गत ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है जिसके अंदर वो एक स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहले वो क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से सेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट फंगी है, ये क्या करेंगे पहले अपने एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये इनके जेनेटिक मटेरियल जो अंदर में है ये धीरे धीरे करके इस स्पोर के अंदर, इस सैक के अंदर चले जाएंगे और ये स्पोर धीरे से इस बॉडी से अलग हो जाएगा, एक सेपरेट एक पर्टिकुलर एक डायरेक्टर सेल का, एक बोल सकते हैं एक डायरेक्ट हमारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, एक अलग एक इंडिविजुअल सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर वही मटेरियल्स, वही जेनेटिक मटेरियल्स यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गए, सेम यहाँ पर कॉपी हो गया। अब ये क्या है, स्पोर्स अभी इमेच्योर है, कुछ समय बाद ये धीरे धीरे बड़े होते हैं साइज में और एक समय के बाद ये पूरी तरीके से मैच्योर होकर एक फिर से वैसे ही पेरेंट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इनका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है। स्पोरेंजियोस्पोर की बात करते हैं तो किन में होता है, साइकोमाइसिटिस। ठीक है, ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटिस में नहीं, बेसिडोमाइसिटिस में नहीं, ग्लोरो में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइकोमाइसिटिस में ही आपको ये फिनोमिनॉन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन मेथड को भी आपको ध्यान रखना है। एस्कोमाइसिटिस की बात करें तो यहाँ पर एक्स बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे ये सेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे ये बैक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेसिडियोमाइसिस मतलब क्या कर रहे हैं, जब भी ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक ये क्लूब लाइक या एक क्लब लाइक शेप बना ले रहे हैं, एक अलग से ही ऐसा शेप बना रहे हैं अपने सरफेस पर और वहां से वो अलग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव। इनमें से सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव मतलब क्या हो रहे हैं, जब भी इनका ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, पी फॉर ध्यान रखना है, पर्पल कलर कॉज करवा रहे, पर्पल कलर ये शो करते हैं और ग्राम पॉजिटिव होने के कारण ये थोड़े से कम हार्मफुल हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। यहाँ पर आपको सभी ग्राम पॉजिटिव के बारे में बताना है, कॉर्नीबैक्टीरियम, एंटेरोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकी या स्टेफाइलोकोकी। चलिए ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी ये ग्राम पॉजिटिव आ गया। एंटेरोबैक्टर की बात करते हैं ग्राम नेगेटिव, स्ट्रेप्टोकोकी ये भी आपके ग्राम पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकी भी आपके ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन ये आ जाएंगे आपके ग्राम नेगेटिव। चलो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आ रहे हैं, ग्राम नेगेटिव में आ रहे हैं, इसे यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव एस्चेरिचिया कोलाई भी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। किस तरीके के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी आपको बताना है। चलो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, अगर ध्यान देंगे तो एक ही कैटेगरी के यहाँ पर आपको बता दिया गया, तो इन दोनों में ही इसका यूज किया जाता है। तो आंसर तो हो जाएंगे बोथ ए एंड बी। लेकिन क्यों करते हैं, रीजन है यहाँ पर आपको ये भी जानने की जरूरत है, हमें एसिड फास्ट स्टेनिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, या ये जो दो आपके स्ट्रेन बता रहे हैं, जो दो आपके बैक्टीरिया हैं, सिर्फ यही एसिड फास्ट के लिए रेस्पॉन्ड क्यों कर रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इन्हीं के स्टेनिंग के लिए एसिड फास्ट की जरूरत क्यों है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली ग्राम स्टेनिंग से पता चल जाता है, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, बट जब हम ऐसे बैक्टीरिया देखते हैं
मेनली जो माइकोबैक्टीरियम से रहते हैं, इनमें एक खासियत ये रहती है कि इनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड रहता है। माइकोलिक एसिड रहता है जो ग्राम स्टेनिंग के केमिकल्स के द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये उन स्टेन के द्वारा स्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एसिड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एसिड ही यूज करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस पे हम यहाँ पर स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन करेंगे तो क्या होगा, अब इनके जो बाहरी लेयर है वो जो माइकोलिक एसिड लेयर है वो यहाँ से डैमेज हो पाएगा। किसके द्वारा हो पाएगा, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग के कारण ही हो पाएगा। नाम से आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम तो माइकोलिक एसिड, सीधा आपको कोई पूछे तो बताना माइकोलिक एसिड रहते हैं, इस कारण से एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड से द्वारा किया जाता है। कौन इसे इस्टेब्लिश किए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉल एचरिच के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो आगे देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, क्या हो रहा है, एक हिसाब से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने जनरेशन को बढ़ा रहे हैं आने, और ये क्या कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या जाएगा, प्रोडक्शन टाइम, जनरेशन टाइम, मैच्योरेशन, या और ए बुथ ए एंड सी, यानी आपके प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों ही आ रहे हैं। क्या जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनेंगे, अपने डॉटर सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनरेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, नए नए सेल्स का जनरेशन कर रहे हैं, जनरेट में आ जाएंगे। मैच्योरेशन मतलब मैच्योर हो रहे हैं, अभी वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपना बॉडी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर अपना साइज बढ़ा रही है मान के चलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जनरेशन टाइम, और सभी के लिए अलग अलग जनरेशन टाइम्स होते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। एस्चेरिचिया कोलाई की बात करते हैं तो मात्र 20 मिनट में उनका नेक्स्ट जनरेशन हो जाता है, नेक्स्ट डॉटर सेल्स उनके पास आ जाते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द टाइफॉइड डिजीज। टाइफॉइड डिजीज के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई कॉजेस टाइफॉइड इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स यहाँ पर बताए हैं, हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल ऑफ द, मतलब ये सभी इनकरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहले पढ़ो, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, लेप्रेई से टाइफॉइड का कोई रिलेशन नहीं। देखिए, किसी भी डिजीज को याद रखना है या किसी भी डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को याद रखना है तो उसके नाम में ही आंसर छुपा रहता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, तो लेप्रेई से क्या हो रहा है, लेप्रोसिस। ठीक है, तो ये किसके लिए कॉज करवा रहा है, लेप्रोसिस के लिए। टाइफॉइड के लिए कौन से एजेंट्स आ रहे हैं, तो साल्मोनेला टाइफी, नाम से ही कंफर्म है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से क्या हो रहा है, टाइफॉइड। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट कहलाएगा। अगला बात करते हैं, इन्फेक्शन कहां से हो रहा है, मेनली टाइफॉइड कंटामिनेटेड वाटर्स से होते हैं, जो अब नदी नाले के पानी रहते हैं, जो बहुत समय से ठहरे पानी रहते हैं, वहां पर साल्मोनेला टाइफी सबसे ज्यादा वहां ग्रोथ करते हैं, वो उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट रहता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टाइफॉइड किससे हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी से। इन्फेक्शन के कारण तो हो रहे हैं, ठीक है, वाटर इन्फेक्शन के कारण या तो आपके कॉन्टामिनेटेड वाटर्स के, कॉन्टामिनेटेड फूड्स के कारण। सिम्टम्स में यही सारे सिम्टम्स आ जाएंगे भैया। देखिए, फीवर, हाई फीवर, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमें फीवर कॉज करवाता है, सबसे प्राइमरी सिम्टम्स रहते हैं। वीकनेस हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होना और एब्डोमिनल पेन भी होना, ये तो ये आपके मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ से आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 430 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन सीरम एंड लिम्फ एंड इट इज हेल्पफुल फॉर अर्ली इन्फेक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मेनली हमारे सीरम या लिम्फ में पाए जाते हैं और किसी भी इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले रेस्पॉन्ड करते हैं, ये आपको बताना है। जी, एम, ए और ई, टोटल हमारे पास 5 तरीके के हमारे पास होते हैं
इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनमें से आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर फास्टेस्ट की बात करते हैं तो IgM, ठीक है। अगर IgG की बात करते हैं तो सबसे पहला ये क्या करेगा, प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, मतलब मदर टू फीटस में ये जाने के इसी के पास ये पावर रहता है IgG का, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। फास्टर एक्टिंग कौन सा रहेगा, तो IgM, M हो जाएगा फास्टर और G से क्या हो जाएंगे, मदर एरियाज को या प्लासेंटा को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली GDC क्लासेस ऐप पर जाना है, आपको यहाँ पर एक बैच कोड अप्लाई करना है, फार्मेसी टाइप करेंगे, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आप इन्हें जरूर से प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एशे मेथड इज यूज्ड फॉर द एशे ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर इसका ऐसे करना है तो कौन से मेथड का हम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड या कप प्लेट, एंड दूसरा टर्बिडीमेट्रिक मेथड या ट्यूब एसे मेथड। कप ट्यूब मेथड या बोथ A एंड B, मतलब इन दोनों को ही बताया जा रहा है। देखिए किसी भी मेथड के लिए अगर हम स्टेरिलाइजेशन मेथड बात करते हैं, माइक्रोबियल एशे की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेनली दो तरीके के मेथड्स रहते हैं। पहला तो आ जाएगा आपका सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और दूसरा टर्बिडीमेट्रिक मेथड। यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड में एक पर्टिकुलर डिश में हम यहाँ पर कल्चर ग्रो करवाते हैं, फिर आसपास के एरियाज को हम पूरी तरीके से स्टेराइल करवाते हैं, किसी स्पॉटेड एरियाज को, उसके बाद फिर से हम वहाँ पर देखते हैं कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, अगर टर्बिडीमेट्रिक मेथड की हम बात करते हैं तो टर्बिडीमेट्रिक मेथड में क्या होता है, हम टर्बिडिटी चेक करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने वहाँ पर ग्रोथ करवाया और उसके बाद हम उसे डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करने के बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर टर्बिडिटी दिख रही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टर्बिडिटी दिखेगी इट मीन्स ये रहेगा कि यहाँ अभी तक प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, और अगर टर्बिडिटी बहुत कम दिखेगी इट मीन्स क्या है, ये कंफर्म है कि प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं तो टर्बिडीमेट्रिक मेथड या ट्यूब एसे मेथड के द्वारा हम इसे जान सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसके सैंपल्स लेंगे, उससे डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने के बाद हम उसे अलग अलग समय पर अलग अलग डाइल्यूशन पर हम उसे चेक करेंगे। टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा दिख रही है इट मीन्स अभी तक वो हमारे जो वाटर है या जो हमारे कल्चर हैं उसमें अभी भी यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं। अगर टर्बिडिटी नहीं दिख रही है इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से क्लियर हैं, वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमें ये चेक करना है कितने डोज में हमने दिया और कितना टर्बिडिटी हमें देखने को मिला, ठीक है। ये मेन मैकेनिज्म रहेगा। आगे देखते हैं, द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोरिया। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताओ, ऑप्शन देख के आंसर बता दो। गोनोरिया क्या हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किसके द्वारा, नाइजीरिया गोनोरिया। इसकी आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन देखो तुरंत ही आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं पाओगे, अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। सीधे आपको ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, वहां पर जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया डिजीज से रिलेटेड, थोड़ा सा मनन चिंतन करो और आंसर लगाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिमिलर अपीयरिंग गैमेट्स फॉर्म्ड एट टिप ऑफ द हाइफे। ठीक है, अगर ऐसा कोई फंगी है, फंगी का मैंने आपको प्रोडक्शन अभी रिप्रोडक्शन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, इनमें कुछ ऐसे तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें दो सेम सिमिलर जेनेटिक मटेरियल या सिमिलर जेनेटिक नेचर वाले दो गैमेट्स आपस में एक दूसरे से अटैच होकर एक नए फंगी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोला जाएगा, जाइगोस्पियर, जाइगोस्पोर या जाइगोस्पियर बोल सकते हैं, ओस्पोर बोल सकते हैं, या बेसिडोस्पोर्स बोल सकते हैं, या एस्कोस्पोर बोल सकते हैं। यहां पर देखिएगा, दो सेम सिमिलर गैमेट्स अगर मिल रहे हैं, ठीक है, सिमिलर गैमेट्स मिल रहे हैं तो जाइगोस्पोर होगा। अगर दो इनसिमिलर, दो अलग अलग, ठीक है, दूसरे नेचर के दो अलग अलग अगर गैमेट्स मिल रहे हैं, अपोजिट गैमेट्स मिल रहे हैं, तब उसे ओस्पोर, ओस्पोर के नाम से जानेंगे। फिर बेसिडोस्पोर मतलब देखिए ये हो गया आपका फंगी, ये फंगी, और फंगी के टॉप पे, फंगी के
सरफेस पे अगर इस तरीके के क्लब्स लाइक अगर सरफेस बन रहे हैं और यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तब इसे बेसिडोस्पोर के नाम से जानेंगे। एस्कोस्पोर मतलब देखिएगा, ये हो गया आपका फंगी, ठीक है, ये फंगी है, और इसके बीचों बीच में इस तरीके के सैक का अगर फॉर्मेशन होता है, अगर ऐसे ऐसे सैक का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे बैग्स का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा अगर रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो रहा है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन के इनके क्राइटेरियाज हैं, आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निमोनिया इज कैजुअली कॉज्ड बाय विच कैटेगरी? निमोनिया किसके द्वारा होता है, कौन से कैटेगरी, किसके द्वारा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या फंगी? तो पहले तो आपको यह समझना है निमोनिया किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडियम निमोनी के कारण। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखो, पहले इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आपको जाना है, प्लाज्मोडियम निमोनी। और प्लाज्मोडियम निमोनी किस में आ रहा है, तो आपके हो जाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, किस तरीके के रहते हैं, तो बैक्टीरिया रहता है, ध्यान रखना है आपको, प्लाज्मोडियम निमोनी बैक्टीरिया रहता है। ये सारे बैक्टीरिया के डिजीज, ये वायरस के, प्रोटोजुआ के, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिप्थेरिया की बात करो, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा, ये सारी चीजें आपके बैक्टीरिया के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, चिकन की अगर वायरस की बात करें, चिकन पॉक्स जो हमारे कोविड-19 हुए थे कोरोना वायरस के कारण, प्रोटोजुआ मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री करवाते हैं, फंगी, रिंगवर्म्स, ठीक है, जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं या बियर्ड्स में जो इन्फेक्शन होते हैं, ये सारे फंगस के कारण या फंगी के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान, इतना कम से कम बेसिक आपको ध्यान में रहना ही है, इतना बेसिक बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, इतना तो जानना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मोस्ट सीवियर मलेरिया? देखिए ये सभी मलेरिया कॉज करवा रहे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा सीवियर है, सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया किसके द्वारा हो रहा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, फाल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम ओवेल? क्या जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, सबसे ज्यादा सीवियर, सबसे ज्यादा जानलेवा मलेरिया किसके कारण हो जाएगा? तो आपके प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ही देखिए यहाँ पर 9 से 14 दिन। ठीक है, 9 से 14 दिन में आपको सिम्टम्स देखने को इसके मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर? देखिए बैक्टीरियल कल्चर का मतलब क्या समझते हो? बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना, इस मेथड को बोलेंगे बैक्टीरियल कल्चर। अब बैक्टीरियल कल्चर हम बाहर में बना रहे हैं, लेकिन हमें उसके ग्रोथ के लिए वैसे इन्वायरमेंट हमें लाने पड़ेंगे, उसके ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उन सभी को हमें वहां पर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो वहां पर रह पाएंगे। जैसे जू में क्या होता है, जू में या सेंचुरी में अगर हम बाहर से किसी एनिमल को ला रहे हैं तो उसके आसपास वैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है ताकि वो आसानी से वहां सरवाइव कर ले। जू में अगर हमने कहीं जंगल से शेर लेके आए, हम जू में हम रखाया है, तो उस जू में उसे रेगुलर बेसिस पर उतना ही मीट दिया जाएगा जो वो आमतौर पर अपने शिकार में खाता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी आर्टिफिशियल तरीके से ग्रोथ करवाने के लिए उन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमें देना पड़ेगा जो उसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, अगर ट्रैगाकैन, एल्जीन या पैक्टिन, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भले आप अगर ना दो, एल्जीन ना दो, पैक्टिन ना दो, एक बार वो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अगर के बिना ग्रोथ नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। ठीक है, अगर के बिना वो ग्रोथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर के कारण ही मिल पाता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे सॉलिड कल्चर मीडियाज होते हैं जिसमें अगर ही उनके लिए एक बेसिक या उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये सभी कल्चर मीडियाज के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आ जाएंगे जिसके कारण हम कल्चर मीडिया बना सकते हैं, बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 0 to 15 डिग्री सेल्सियस में ग्रोथ कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पर वो आसानी से सरवाइव कर ले रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो इन
बैक्टीरिया या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? मीजोफाइल, थर्मोफाइल, सैक्रोफाइल्स या नॉन ऑफ द अबव। चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, मीजोफिल इसका टेम्परेचर क्या रहता है? 15 से 25 या 30 मान के चलो, ठीक है, 15 से 30 मान लो। थर्मोफाइल्स मतलब क्या हो रहे हैं? अबव देन 30, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो आपके आ गए टेम्परेचर। सैक्रोफाइल्स की बात करते हैं तो सैक्रोफाइल्स मतलब क्या हो रहे हैं? 0 to 15, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर क्या है? कम है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 0 to 15 सैक्रोफाइल्स आपके आ गए। अब मुझे ये बताना आप इनमें से, ये 3 कंडीशन है, इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है? सैक्रोफाइल जो 0 से 15 में रहते हैं डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं, थर्मोफाइल जो अबव 30 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं, या मीजोफाइल्स जो 15 to 30 डिग्री सेल्सियस या 15 to 25 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं। इट मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में रह रहे हैं। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ। देखिए अगर किसी वायरस को हमारे बॉडी में रहकर हमें अगर उसे इंजरी कॉज करवाना है, अगर वो हमें बीमार करना चाहता है, तो उसको हमारे बॉडी में ऐसा टेम्परेचर चाहिए रहेगा जिस टेम्परेचर पर वो ग्रोथ कर सके, जिस टेम्परेचर पर वो रिप्रोडक्शन कर सके। अगर आ भी गया, मानकर चलो मेरे बॉडी के अंदर अगर वायरस आ गए और अगर उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तब वो मुझे कोई नुकसान नहीं कॉज करवा पाएंगे, क्योंकि वो रिप्रोड्यूशन करवा ही नहीं पा रहे। अपनी संख्या जब तक नहीं बढ़ाएंगे वो किसी भी तरीके का डिजीज कॉज नहीं करवा सकते। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या बताया गया? उन्हें वो टेम्परेचर चाहिए। और किसे ये बराबर टेम्परेचर हमारे बॉडी में मिल रहा है? मीजोफाइल्स को, ठीक है। मीजोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 15 से लेकर 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पर रह ले रहे हैं, ग्रोथ कर ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर ले रहे हैं। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लगभग अगर रह ले रहे हैं तो उन्हें ही क्या होगा? ग्रोथ के लिए उन्हें ही वही बस यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं, वही हमें डिजीज कॉज करवा सकते हैं, ना कि थर्मोफाइल्स, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस हमारे ब्लड का टेम्परेचर होता ही नहीं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता ही नहीं। माइनस में हम 15 से कम में हम कभी रह ही नहीं सकते, हमारी बॉडी रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो गया? मीजोफिल्स, ठीक है। मीजोफिल्स के लिए क्या हो जाएंगे? जो हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा यही हार्मफुल रहेंगे, ध्यान में रखना भैया। आगे देखते हैं, प्राइमरी स्टेन अप्लाइड इज विच स्टेन बोथ वेजिटेटिव सेल्स एंड एंडोस्पोर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी स्टेन है जो दोनों ही वेजिटेटिव और एंडोस्पोर दोनों को ही ये स्टेन कर रहा है? अब देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितने भी बैक्टीरियाज, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। एक वेजिटेटिव स्पोर बनता है एंड एक एंडो या एक्सोस्पोर बनता है। वेजिटेटिव स्पोर जिसके सेल वॉल बहुत आसानी से पेनिट्रेट किए जा सकते हैं, इट मीन्स उनका सेल वॉल बहुत वीक रहता है। वही एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर की बात करते हैं तो इनका जो सेल वॉल रहता है ये वेजिटेटिव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, इसे आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये जब भी कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है इनफेवरेबल, इनके अगेंस्ट कोई कंडीशन बन रहा है, उस कंडीशन पर ये अपने लिए ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे स्टेन का नाम बताना है जो इन दोनों को ही स्टेन कर ले रहे हैं, इन दोनों को ही वो पेनिट्रेट कर जा रहे हैं। यहाँ पर आएगा आपका मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट नहीं, क्रिस्टल वॉलेट प्राइमरी स्टेन आ जाएगा। सेफरानिन आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टेन, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट करता है लेकिन ये एंडोस्पोर को नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव को ही कर पाएंगे। अगर एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर की बात करें तो मेलाचाइट ग्रीन ही आपके लिए रहेगा, आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं, इनमें से ये सारे एनर्जी सोर्स हैं बैक्टीरिया के। एक्सेप्शनल केस आपको निकालना है, कौन सा इसमें से एक्सेप्शनल केस होगा ये आपको बताना है। पहला देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर वो अपने लिए एज अ फूड ले रहे हैं तब वो हमारे लिए ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, ठीक है।
वहीं अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड्स को ले रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फूड्स को ले रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स और इनऑर्गेनिक ले रहे हैं तो ऑटोट्रॉप्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, नहीं, कोई सा भी बैक्टीरिया कभी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हीट एब्जॉर्ब या हीट से वो अपने लिए कभी भी एनर्जी नहीं पाता। किससे पाएगा, लाइट से, विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में सर कौन से हैं, तो यहां पर आ जाएंगे फोटो बैक्टीरिया, फोटो ऑटो बैक्टीरिया या फोटो हेट्रोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो जहां पर लगा इट मीन समझना ये लाइट को एज अ एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, एज एनर्जी किसे ले रहे हैं, तो लाइट को ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, विजिबल लाइट या सन रेज को या सनलाइट्स को अपने लिए एज ए एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हीट नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इजी सी चीजें हैं। आगे देखते हैं, और गिवन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज डिफरेंशिएटेड, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के बीच डिफरेंशिएशन करने बोला है भैया। तो आपको बताना है ग्राम पॉजिटिव को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव से। लाइसोसोम के प्रेजेंस में थिकोइक एसिड, लिपोपॉलीसैकेराइड्स या लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स के तौर पर। अब यहां पर बताइए क्या आएगा करेक्ट आंसर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल सबसे ज्यादा थिक रहते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, साथ ही साथ इनमें थिकोइक एसिड का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, जिस कारण से ये थिक रहते हैं। वहीं ग्राम नेगेटिव की बात करता हूं, इनमें लिपिड कंटेंट ज्यादा रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन कम रहेगा, लिपिड कंटेंट ज्यादा रहता है। मेनली इसमें प्रोटीन्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आपको हटा देना है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स हटा दें, लाइसोसोम वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं काम करेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है थिकोइक एसिड जहां पर प्रेजेंट है ये हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। थिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, माइक्रोबायोलॉजी में यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं स्टेनिंग से, और मेनली उसमें भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से तो हर बार बनते हैं, ध्यान में आपको यहां पर रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्टली आप चाहे तो ये DSSB के लिए एक टेस्ट सीरीज भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं, इससे भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें टोटल 150 टेस्ट हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के MCQs भी यहाँ पर हैं और मॉक टेस्ट भी। इनमें ऐसा पैटर्न डिजाइन किया गया है जैसा आपका सेम DSSB में होने जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर। और अब एक DSSB के लिए एक स्पेशली इसके लिए बुक भी डिजाइन की गई है, जिसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जैसे MCQs हैं, जैसे आपके MCQs आ रहे हैं, सेम उस पैटर्न में MCQ डिजाइन किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाले गए हैं, और साथ ही साथ 3 मॉडल पेपर्स भी उसी क्रम में डाले गए हैं, जिससे आपको एक मोटा मोटी आभास हो जाएगा, एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीजें आप जाकर देख सकते हैं GDC क्लासेस ऐप से। तो इस ऐप से जरूर से विजिट करें और जाकर सारे कंटेंट्स आप जरूर से यहाँ पर चेक करें। आगे देखते हैं, द वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया आर, अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है, ठीक है, होस्ट बॉडी क्या है यहाँ पर बैक्टीरिया, और अटैकिंग बॉडी क्या है तो वायरस। वायरस अगर किसी बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है तो इसे किस नाम से जानेंगे, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरियोफेज या वायरस या वायरस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियो, और बैक्टीरियो किसका हो गया, फेज हो गया। फेज मतलब मीडियम, मीडियम क्या है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या किए हैं, अटैक करके क्या कर लिए हैं, बैक्टीरिया से जरूरी न्यूट्रिएंट्स अपने लिए गेन कर रहे हैं, और अब वो अपने आप को रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बैक्टीरिया के जितने RNA हैं, DNA हैं, इसे कब्जा करके अब यहाँ से जो RNA बनेंगे वो RNA किसके बनेंगे, बैक्टीरिया के नहीं बनेंगे, वायरस के बनेंगे। इसलिए इन्हें हैकिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हैकिंग करने का काम रहता है इनका। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। यहां पर भी आपको परेशानी होना है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहाँ आपको देखने को मिल रहा है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगा, क्या होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस से सार्क कोविड-19, ठीक है, सार्क कोविड। फिर क्या आ गया यहाँ पर आपका नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, क्या हो जाएगा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस कॉज करवा रहा है। बॉर्डेटेला पेट्रियोसिस, बॉर्डेटेला पेट्रियोसिस से क्या होता है भैया, वूफिंग कफ, ठीक है, वूफिंग कफ किसके द्वारा हो रहा है, बॉर्डेटेला पेट्रियोसिस के द्वारा। ध्यान में रखना है आपको, इजी तरीके से यहाँ पर आपको बिल्कुल रिमेंबर करते हुए चलते रहना है, ठीक है। वूफिंग कफ आ रहा है पेट्रियोसिस के द्वारा, 7 से 14 दिन का ये इंक्यूबेशन पीरियड। ट्यूबरकुलोसिस वीक ईयर्स, ठीक है, पूरा 1 साल भी जा सकता है। मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस 3 से 4 दिन में ही पता चल जाएगा। सार्क कोविड, ठीक है, सार्क कोविड से कितना हो रहा है, 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन में लक्षण आ ही जा रहे थे, टेस्ट आपका रिपोर्ट आ ही जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, कोलेरा रेड रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय, किसके द्वारा आइडेंटिफाई हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपके कार्बोलिक एसिड। चलिए कोलेरा रेड टेस्ट, इसमें क्या रहता है, आयोडीन आपके इंडोल रहेंगे, इंडोल के प्रेजेंस में हम जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इससे नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्जन हो जाता है। तो इससे यह कंफर्म होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स को यूज कर रहे हैं अपने लिए एज अ एनर्जी, अपने लिए एज अ सोर्स वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं नाइट्रेट्स को। अब वहां पर अगर उनके कल्चर में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डालने से अगर इनका कलर चेंज हो रहा है, रेड कलर का अगर शो हो रहा है, ऐसे रेड कलर्स के अगर वो कल्चर बदल रहे हैं, इट मीन्स हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनमें जो बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रेट्स का यूज कर रहे हैं एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बायोकेमिकल टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, अगर हमारे ब्लड में बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया मिल जाए ब्लड में, इसे किस कंडीशन के नाम से जानेंगे, वेरिमिया के नाम से जान सकते हैं, स्पेक्टीमिया के नाम से जान सकते हैं, या बैक्टीरियमिया के नाम से जाना जा सकता है, या बैक्टीरियसीडल। बैक्टीरियसीडल तो हटा दीजिए, बैक्टीरियसीडल मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है बैक्टीरियसीडल हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्लड में, ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर, बैक्टीरियमिया, नाम से ही कंफर्म हो रहा है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियमिया, ध्यान रखना है। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सभी डीएनए वायरस है। देखिए वायरस के बारे में आपको एक चीज बता दूं, वायरस ऐसे एजेंट्स हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पर या तो आरएनए रहेंगे या तो डीएनए रहेंगे। ह्यूमन बॉडी में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर दोनों ही रहते हैं, लेकिन इनमें या तो आरएनए रहेंगे या तो डीएनए रहेंगे। यहां पर आपको बताना है इनमें से सभी डीएनए वायरस हैं, एक्सेप्ट आपको निकालना है किसमें डीएनए वायरस नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, पॉक्स विरिडी, हर्पस विरिडी या हर्पस वायरस, एडिनो विरिडी यानी एडिनो वायरस, एंड पिकॉर्ना विरिडी या पिकॉर्ना वायरस। चलिए यहां पर बताऊं, ये सभी डीएनए कंटेन करते हैं, लेकिन पिकॉर्ना वायरस, ठीक है, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इनमें क्या रहेंगे, आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं और इसके बाद आने वाले स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जितने भी हमारे वायरस आ रहे हैं, ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, इसे आपको यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे कोरोना वायरस की बात करते हैं तो ये आरएनए वायरस हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के नाम से इन्हें हम जान सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू डेथ रेट इन विच स्टेज, कौन सा ऐसा स्टेज रहेगा बैक्टीरिया के ग्रोथ का जब रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट दोनों ही सेम रहेगा। रिप्रोडक्शन जितना हो रहा है उतने ही क्वांटिटी पर डेथ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम यहाँ पर इनके बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जब भी हम
ग्रोथ के लिए जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे एक रिप्रोडक्शन साइकिल, या जिसे हम सिंपली कर्व के नाम से जान सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये कर्व ऐसा बनेगा। यहाँ पर देखना है आपको, पहला ये हो जाएगा आपका लेग फेस, ठीक है, फिर आ जाएंगे लॉग फेस, और उसके बाद स्टेशनरी फेस, और लास्ट में डेक्लाइन फेस। यहां पर आपको ये देखना है, जैसे पहला फेज लेग फेज, यहां पर बैक्टीरिया में किसी तरीके का ग्रोथ नहीं है, अभी क्या ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, जीरो। लॉग फेज की बात करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर सर रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है। अगर डेथ रेट की बात करते हैं तो यहां पर डेथ रेट पूरा जीरो है, जीरो है, तभी तो ग्राफ ऊपर से जा रहा है एकदम से। अगला पहुंचते हैं स्टेशनरी फेज, जो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। स्टेशनरी फेज यहां पर बोला गया है रिप्रोडक्शन रेट भी यहां पर जितना, मानकर चलो 1 मिनट में अगर 10 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 मिनट में 10 बैक्टीरिया किल भी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, यहां पर किसी तरीके का कोई एडिशनल नहीं मिल रहा है, जितने रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही सेम टाइम पर डेथ भी हो जा रहे हैं। अगला यहां पर नीचे देखते हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन नीचे जा रहा है। यहां पर देखिएगा रिप्रोडक्शन रेट पूरी तरीके से जीरो हो गया, लेकिन डेथ रेट यहां से क्या हो गया, बढ़ गया, इस कारण से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां पर कंफर्म हो गया दोनों ही इक्वल है, तो स्टेशनरी फेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो इस ग्राफ के द्वारा आप देख भी सकते हो, यहाँ पर लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और आपके डेथ फेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके लिए किसका हम यूज करते हैं, मैकोनी अगर मीडियम, मैनिटॉल सॉल्ट अगर, या विल्सन ब्लेयर मीडियम, या दूसरा सेबॉर्ड डेक्सट्रॉस अगर मीडियम। देखिए ऐसे जब भी मेनली कैंडिडिया इस फैमिली से अगर आते हैं तो इनका प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है हमेशा डेक्सट्रॉस मीडियम, ठीक है। डेक्सट्रॉस मीडियम, डेक्सट्रॉस शुगर का ही यूज करके इसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्हें हम बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा सकते हैं कल्चर मीडिया में हमारे लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड इन विच मिल्क इज एक्सपोज्ड टू हीट एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड। यहां पर देखिएगा 72 डिग्री सेल्सियस में हम स्टेराइल करने के लिए मिल्क को 15 से 20 सेकेंड के लिए हम एक्सपोज करवा रहे हैं। एक्सपोजर टाइम कम है, टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है यहाँ पर, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हम उसे 13 डिग्री सेल्सियस या उससे कम में कूल कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना टेम्परेचर ज्यादा है और हमारे पास यहाँ एक्सपोजर टाइम कम है, और कूल भी कर दिया जा रहा है तुरंत ही। कौन सा मेथड रहेगा, फ्लैश मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन, होल्डर मेथड, मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन, या बोथ ए एंड बी, यानी आपके दोनों ही। चलिए पेस्चराइजेशन मेथड जो लुईस पास्चर के द्वारा बताया गया था, इसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से पॉस्चराइज कर सकते हैं, दो तरीके से हम स्टेराइल कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा फ्लैश मेथड, जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन एक्सपोजर टाइम कम है। दूसरा क्या हो जाएगा, होल्डर मेथड। होल्डर मतलब पकड़ कर रखना, होल्ड करके रखना। यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा लेकिन होल्डिंग समय ज्यादा रहेगा, इट मीन्स एक्सपोजर टाइम ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो दोनों में आपको यहाँ पर अंतर यही रखना है। फ्लैश मेथड हमने फ्लैश किया, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रखा लेकिन एक्सपोजर समय कम रखा, तो यह आ जाएगा आपके फ्लैश मेथड में, ठीक है। और वहीं अगर इनकी बात करते हैं होल्डर मेथड, तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दिया गया लेकिन आपका एक्सपोजर टाइम 30 मिनट कर दिया गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस विच कलर, ठीक है, विच कलर कॉलोनीज ऑन ब्लड अगर हमने ब्लड अगर में इसका कल्चर बनाया है तो किस तरीके के कॉलोनीज ये प्रिपेयर करते हैं। कॉलोनीज मतलब क्या समझते हो, जैसे ह्यूमन हमारे साथ क्या होता है, कॉलोनीज हैं, सिटीज हैं, हम इस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारी परिवार आपस में रह रहे हैं, तो यहां पर भी एक ऐसे
कॉलोनीज मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे बैक्टीरियम आपस में रह रहे हैं। बैक्टीरियम बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करता हूं। तो यहां आपको बताना है पिंक कलर, येलो कलर, कलरलेस, शाइनी, सिर्फ शाइनी लेकिन किसी तरीके का कलर नहीं है, एंड ब्लैक कलर। चलिए, ब्लड समझ के ब्लैक मत लगाना। ब्लड अगर ठीक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या कलर आ जाएगा, येलो कलर। और कैसे रहेंगे, ऐसे राउंड शेप के, ठीक है, राउंड शेप के या ग्रैप शेप्स के आप बोल सकते हैं, बॉल शेप्स के बोल सकते हैं। ऐसा इनका प्रिपरेशन, ऐसा इनका अपीयरेंस रहता है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ग्रैप लाइक क्लस्टर इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एलिजा मेथड जो इम्यूनोलॉजिकल एसे मेथड है, इससे टेस्ट जब भी करते हैं तो किसके प्रेजेंस में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्या टेस्ट किया जाता है, अमीनो एसिड का चेक करेंगे, डीएनए, एंटीजन या प्रोटीन, किस मेथड पर, किसके बेसिस पर ये काम करता है, क्या रहेगा, बहुत इजी सा है अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। एलिजा का जब भी आता है इसका मैकेनिज्म तो एंटीजन एंटी बॉडी कॉम्प्लेक्सेशन मेथड, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मिलकर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हुए ये रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस में ही हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा एंटीजन। ठीक है, रिया टेस्ट या एलिजा टेस्ट की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे हैं जिसे आपको बिल्कुल से ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, ये जो श्योर शॉट सक्सेस बुक के बारे में मैंने आपको बताया, ये श्योर शॉट सक्सेस बुक की एक अलग से बुक भी आने वाली है। साथ ही साथ आप चाहे तो इस फार्मासिस्ट की बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें थ्योरीज की जरूरत पड़ती ही है। एमसीक्यू तो होना ही है, लेकिन थ्योरीज का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इन दोनों किताबों में। एक है थ्योरी बुक और दूसरी है ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि पूरी तरीके से कलर्ड बुक है। आपको इसे पढ़ने में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, और सिर्फ DSSB ही नहीं, बाकी हर एक प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये दोनों ही किताबें आपकी भरपूर सहायता करेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।